नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये भेदभाव विरोधी कानून के बारे में है। केरला मॉडल देते हुए बताया गया है कि किस तरीके से हमारे देश को एक भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता है। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है ये हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य जो है उनके बीच में एक जो महीन रेखा है उस बारे में बात करता है। किस तरीके से न्यायपालिका को यहाँ पर अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपनी सीमा को भी यहाँ पर जानना जरूरी है, क्योंकि हाल ही के कुछ ऐसे जजमेंट हुए हैं जिसमें वो कार्यपालिका के क्षेत्र में आती हुई दिखी है। चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर, लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में संशोधन किया गया। संशोधन करके इनमें से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में वकीलों को लाया जाएगा, यहाँ पर एडवोकेट्स को लाया जाएगा निम्न में से किस में? आपका ऑप्शन ए है अगर कोई कोर्ट के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट देते हैं उसके लिए। ऑप्शन बी है अगर जजेस के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट देते हैं, कुछ अपमानजनक स्टेटमेंट देते हैं उसके लिए। ये ऑप्शन सी बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार या उसके किसी मेंबर के अगेंस्ट अपमानजनक टिप्पणी करती है उसके लिए। ये ऑप्शन डी, ये सभी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। अगर हमारे देश में हम देखें तो बहुत से हमें लीगल लैकुनास दिखते हैं, बहुत से हमें कमियां दिखती हैं हमारे कानून में। क्या हम उसे एक भेदभाव विरोधी कानूनी ढांचे से भर सकते हैं? इस पर आपको चर्चा करते हुए 250 शब्दों में उत्तर लिखना है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड दिया है आप उसको स्कैन करके हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आती है लॉ सीखो की, वो भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल की ओर। हमारा जो आज का आर्टिकल है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के बारे में है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो है इसकी बात की गई थी सच्चर कमेटी रिपोर्ट में 2006 में जो आई थी। उस टाइम जो आई थी सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 की, उसमें इसकी बात की गई थी। उसके अलावा लेट प्रोफेसर NR माधवा मेनन के द्वारा भी इस कानून की बात की गई थी कि हमारे देश में भेदभाव विरोधी एक कानून होना चाहिए। अब जो ड्राफ्ट बिल की बात की गई है, इसका ड्राफ्ट बिल भी है। इस ड्राफ्ट बिल की बात की गई है, पिछली यूपीए गवर्नमेंट में इसे लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2014 में जब गवर्नमेंट बदली तो ये अपने एजेंडा से कहीं, अपने उद्देश्य से कहीं ये बिल पीछे रह गया। यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं इस आर्टिकल में किस तरीके से हम हमारे आसपास में भेदभाव होते हुए देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए किसी दूसरे सिटी कोई मूव करता है और वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो या किसी पर्टिकुलर यहाँ पर सेक्सुअल आइडेंटिटी रखता हो जो कि माइनॉरिटी हो या LGBT कम्युनिटी की हो, तो हमें यहाँ पर उनके अगेंस्ट एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। फिर भले ही वो रहने के लिए रेंटेड हाउस हो या कहीं एम्प्लॉई आप कर रहे हो, किसी कंपनी में आप आवेदन दे रहे हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ये सारी चीज़ें देखी जाती है। पब्लिक अथॉरिटीज़ भी इन सारी चीज़ों के बेसिस पर भेदभाव करता हुआ दिखता है। कौन सी चीज़ें होती है ये? कास्ट, रेस, इथनिसिटी, डिसेंट, लिंग, आपका जेंडर आइडेंटिटी, आपका जेंडर एक्सप्रेशन, प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी। उसके अलावा यहाँ पर आप अगर HIV स्टेटस क्या है आपका, ये भी महत्वपूर्ण रखता है। राष्ट्रीयता महत्वपूर्ण रखती है। आपका विवाहित है, आप अविवाहित है, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। उसके अलावा आप डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या है आपके, वो भी महत्वपूर्ण लगते हैं। स्किन टोन क्या है, आप दिखते कैसे हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, ये सारे अलग अलग मापदंडों पे यहाँ पर भेदभाव होते हुए दिखता है। अब बात ये आती है कि जो हमारे भेदभाव होते हुए दिखता है, ये तो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए इन सारे ग्राउंड्स पर। उस बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात यहाँ पर ये बताई गई है इस आर्टिकल में कि बैलेंसेस द एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैंडेट विथ अदर राइट्स। अब एक चीज़ ये हो सकती है कि आप एक
यहाँ पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लेकर आ जाइए, भेदभाव विरोधी कानून लेकर आ जाइए। दूसरा आप मेजर ये ले सकते हैं कि आप अफर्मेटिव एक्शंस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में कहीं वर्क प्लेस में देखा जाता है कि महिलाओं को नहीं रखा जाता है साथ वहाँ पे उस वर्क प्लेस में, क्योंकि पुरुष प्रधान वो काम माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप यह सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा सकता है कि वर्क प्लेस पे मिनिमम इतनी परसेंटेज ऑफ वुमेन ज़रूरी है, इतने परसेंटेज ऑफ वुमेन ट्रांसजेंडर ज़रूरी है, जिससे यहाँ पे वर्क फोर्स में एक डाइवर्सिटी आ पाएंगी और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपने आप में ख़त्म हो पाएगा। तो इस तरीके के अफर्मेटिव एक्शंस लेने की, जैसे डिजर्वेशन अगर हम बात करें, ये भी एक टाइप ऑफ अफर्मेटिव एक्शन है। उसके अलावा हम जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो जैसे उदाहरण दिया था कि कई बार होता है कि हाउसिंग सोसाइटी या रेसिडेंशियल एसोसिएशन होता है, उनमें पर्टिकुलर जेंडर या मैरिटल स्टेटस के या जेंडर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के या आपकी ईटिंग प्रेफरेंस के कारण आपको वहाँ पे नहीं रखा जाता है। तो एक इस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है, जैसे साइलेंट सेग्रीगेशन कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भी हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि इस तरीके का साइलेंट सेग्रीगेशन काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। उसके अलावा LGBTQIA+ जो कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इसके बावजूद कि 377 आर्टिकल जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर काफ़ी बड़ा पोर्शन यहाँ पर उसका डिस्क्रिमिनलाइज यहाँ पर कर दिया गया है। उसके अलावा जैसे मैंने बात करी आर्टिकल 15(1), ये आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं लगा सकते। इस आर्टिकल में जहाँ पे भेदभाव विरुद्ध बात की गई है कि हर नागरिक के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 14 की बात करें तो ये स्टेट, तो आर्टिकल 15 खासतौर पे ये स्टेट के अगेंस्ट है, ये इंडिविजुअल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं है। यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट पतंजमल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में बताया है कि कई अलग अलग प्रकार के इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अब एक और महत्वपूर्ण आपको NSS के डेटा के हवाले से बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अगर हम देखें तो जाति के आधार पर हमने देखा कि भेदभाव होता है, हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस करा। तो अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट इस वर्ग को देखें अगर हम, तो ये वो वर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाता है। तो इसके अलावा भी अगर हम अलग अलग मानकों को देखें तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक हमको भेदभाव देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि बात करता है जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर की। तो इसकी हम कैसे बात कर रहे हैं कि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, वो अपनी सीमा जहाँ तक उनकी पावर है उस पावर को क्रॉस करके वो कार्यपालिका के क्षेत्र में भी जा रही है। इस आर्टिकल में एक मोटे तौर पे ये चीज़ बताई गई है। अगर हम रिसेंट कुछ जजमेंट देखें, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट देखें, दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में जब कोविड सेकेंड वेव चल रही थी उस स्थिति में यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में काफ़ी पिटीशन फाइल हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा था, जिस तरीके से दिल्ली में शॉर्टेज देखने को मिल रहा था ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर कहा गया था कि अगर कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो हम उसे डायरेक्ट फांसी की सजा दे देंगे, हम उस पर्सन को हैंग कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि सेकेंड वेव में जितनी भी मृत्यु हुई है उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेवार है। उसके अलावा यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ही जून 2021 में ये कहा था कि यंग लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए एज कम्पेयर टू एल्डरली पर्सन, क्योंकि वो फ्यूचर ऑफ कंट्री है और जो एल्डरली जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी उनकी लाइफ जी ली है। अब यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि हाई कोर्ट या न्यायपालिका कौन होती है ये सब ठहराने वाली। तो यहाँ पर हायर जुडिशरी एंड स्वीपिंग रिमार्क्स, तो महत्वपूर्ण कुछ केस की चर्चा की गई है। सेंसस कमिश्नर एंड अदर्स वर्सेस आर कृष्णामूर्ति। इस केस में कहा गया है द कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट टू प्लंज इनटू पॉलिसी मेकिंग, जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज कॉल्ड फॉर। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको जुडिशरी को आपको पावर है कि आप यहाँ पर कानून को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में ये पावर नहीं है कि आप खुद से कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझनी ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन का,
तो सेपरेशन ऑफ पावर की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर भले ही वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, इनको अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही रहकर काम करने की आवश्यकता है। तो इस केस में यही महत्वपूर्ण बात की गई है कि आप कानून बना नहीं सकते, आप भले ही कानूनों को असंवैधानिक बता सकते हो। उसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन रेडियोलॉजिकल इमेजिनिंग एसोसिएशन, इस केस में भी कहा गया है कि विजडम ऑफ लेजिस्लेटर्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय कोर्ट। मतलब यहाँ पर जो लेजिस्लेटर का काम है, जो विधायिका का काम है, वो कोर्ट न्यायपालिका नहीं कर सकती है। उसके अलावा वे फॉरवर्ड बताया गया है इस आर्टिकल में। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन देखें, जो कि जून 30 को यहाँ पर काफ़ी फेमस उनका स्पीच था, उसमें ये ऑब्जर्वेशन आया था कि सिर्फ सरकारें बदलने से यहाँ पर आप तानाशाही या ट्रिनी को नहीं खत्म कर सकते हो, जरूरी है कि लॉज को अप्लाई किया जाए। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि दिस कैन नॉट बी टेकन टू मीन दैट हायर जुडिशरी इज अलाउड टू हैव अ फ्री रन। तो यहाँ पर कोर्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लॉ का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये चीज देखी जाती है। यह इसलिए इसका ये मतलब नहीं हम निकाल सकते हैं कि जो हमारी उच्च न्यायपालिका है वो अपने आप में फ्री हो, इस पर कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। जिस कानून के दायरे में विधायिका और कार्यपालिका आती है, उस कानून के दायरे में न्यायपालिका भी आती है। तो यहाँ पर जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो कि डॉक्ट्रिन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका सम्मान होते हुए यहाँ पे न्यायपालिका को भी अपने कार्य क्षेत्र में ही रह के कार्य करने की आवश्यकता है। तो अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव जो कि हमारी विधायिका है, इसका काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव जो है इसका काम है एडमिनिस्टर लॉज, मतलब कानूनों का पालन करवाना। और जो जुडिशरी है इसका काम है कानून को इंटरप्रेट करना और हमारे संविधान की रक्षा करना। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप वीडियो को रिस्पॉन्स देते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।